हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका के लेखक कौन है। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिस्टोरिका के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जस्टिन, दूसरा है हेरोडोटस, तीसरा है डियोडोरस, चौथा है मेगास्थनीज। इसका जो आंसर होगा वो हेरोडोटस होगा। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऐतिहासिक काल, दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा है पूर्व पाषाण काल, चौथा है मध्य पाषाण काल। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक, अब यहाँ देखते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। क्या है? लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षा के पूर्णतया सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अब इसमें प्रागैतिहासिक के बाद ऐतिहासिक काल आता है। अब हम ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक काल, इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हो। जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हो। लिखित साधन उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन गया था। इस प्रकार के इतिहास को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब इसके बाद अब हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु या तो वे पुष्ट हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन है। कहने का मतलब यह है कि इसमें तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, ऐतिहासिक काल में इसमें भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, पर इन्हें पढ़ना अभी संभव नहीं हो पाया, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के संस्कृति एवं वैदिक कालीन संस्कृति की गणना किस इतिहास में की जाती है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आदि इतिहास, प्राग इतिहास, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसका जो आंसर होगा वो आदि इतिहास होगा। अभी जैसा पीछे मैंने बताया कि आदि इतिहास काल उसे कहते हैं जिसमें लिपि तो है पर पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा संस्कृति में भी ऐसी ही है जो गूढ़ लिपि है या चित्रात्मक है, जिसे अभी समझना संभव नहीं हो पाया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया। पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गॉर्डन चाइल्ड, एच.डी. सांकलिया, सर मॉर्टिमर व्हीलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर मॉर्टिमर व्हीलर ने। पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया था। यह एक कथन था, तो इसका आंसर होगा सर मॉर्टिमर व्हीलर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस पुरातत्व शास्त्री ने कहा कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गार्डन चाइल्ड, दूसरा है एच डी सांकलिया, सर मार्टिमर व्हीलर, बीबी लाल। अब यहाँ आंसर होगा बीबी लाल। यह एक कथन है जो बीबी लाल ने कहा है। किस पुरातत्व शास्त्री ने कहा है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। ऐसा किसने कहा है? बीबी लाल ने कहा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्खनन की प्रमुख विधि कौन सी है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लंबवत, दूसरा है क्षैतिज, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्खनन की जो प्रमुख विधि है वो दोनों है। इसमें लंबवत और क्षैतिज दोनों उत्खनन की जाती हैं। लंबवत में यह होता है कि लंबवत उत्खनन में एक निश्चित दायरा होता है, निश्चित होता है और इससे तिथिक्रम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जबकि क्षैतिज में यह निश्चित नहीं होता है, यह बृहद स्तर पर होता है। यह बृहद स्तर पर इसका उत्खनन होता है, बृहद स्तर पर होता है। इससे तिथिक्रम की जानकारी सटीक नहीं निकलती, बल्कि इस उत्खनन से उस स्थल की सभ्यता या संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उत्खनन के लिए लंबवत और क्षैतिज दोनों को होना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक और संपूरक हैं। पूरक का मतलब जो साथ देती हैं, जो साथ साथ चलती हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हीलर ने लंबवत उत्खनन की विधि को किसकी संज्ञा बताया है? व्हीलर ने लंबवत उत्खनन की विधि को किसकी संज्ञा बताया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काल या संस्कृत मापन, ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक मापन या पाषाणकालीन। तो यहाँ लंबवत उत्खनन से अभी इसके पीछे मैंने बताया कि उससे तिथिक्रम या काल का पता चलता है। तो इसका आंसर होगा काल या संस्कृति मापन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों के उत्खनन में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्षैतिज उत्खनन, लंबवत उत्खनन, वर्गाकार उत्खनन, आयताकार उत्खनन। अभी मैंने बताया पीछे कि लंबवत और क्षैतिज उत्खनन में किसी संस्कृति का या स्थान विशेष का ज्ञान होता है। तो कालीबंगा या मोहनजोदड़ो एक संस्कृति ही थी। तो इसका आंसर होगा क्षैतिज उत्खनन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल के अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिले हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजकीय अभिलेख, निजी अभिलेख, पुरालेख विधा, पुरातात्विक लेख। इसमें जो आंसर होगा वो पुरालेख विधा होगा। पुरालेख विधा द्वारा अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिले थे इसमें। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, मास्की जो कर्नाटक में है, गुर्जर जो मध्य प्रदेश में है, के अभिलेखों में किस मौर्य सम्राट के नाम का उल्लेख है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक,
चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, बिंदुसार। इसका जो आंसर होगा वो अशोक होगा। अशोक के मास्की और गुर्जर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, यह विषयक होगा, यह विषयक होगा। खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मौर्यों का, नंदों का, शुंगों का या शकों का। तो इसमें जो आंसर होगा वो नंदों का है। नंद वंश से ही खारवेल का संबंध है, तो यहाँ सीधा सा आंसर होगा नंदों का। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिल, देवनागरी, संस्कृत, खरोष्टी। इसका जो आंसर होगा वो संस्कृत होगा। जैसे मौर्य या मौर्योत्तर काल में सभी भाषाओं को वरीयता दी जाती थी, जबकि मौर्योत्तर काल का जैसे जैसे पतन होता जाता है वैसे ब्राह्मण वर्चस्व जो है बढ़ता जाता है और संस्कृत का विकास होता जाता है। तो इसका जो आंसर होगा संस्कृत होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों की शुद्धता से किसी राजवंश के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है? सिक्कों की शुद्धता से किसी राजवंश के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति। तो यहाँ आंसर जो होगा आर्थिक स्थिति, क्योंकि जो सिक्के हैं वो आर्थिक रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए आर्थिक स्थिति का ही ज्ञान होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया तथा चांदी के सिक्के जारी करवाए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त। यहाँ जो आंसर होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही गुप्त शासकों को पराजित किया और चांदी के सिक्के जारी करवाए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के स्मारक निर्माण हेतु किस शैली का प्रयोग किया गया है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कांगड़ा शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली। तो यहाँ आंसर होगा नागर शैली। यहाँ नागर शैली होगा। यहाँ 3 शैली का प्रयोग होता है। जो उत्तर में होगा, जो उत्तर में है उसे नागर शैली, जो दक्षिण में है उसे द्रविड़ शैली, और जो मध्य क्षेत्र में है उसे बेसर शैली कहते हैं। बेसर शैली कहते हैं। 3 प्रकार की है। यह जो नागर शैली है, यह विंध्य पर्वत से उत्तर में विंध्य पर्वत तक स्थित है। विंध्य पर्वत के बाद कृष्णा के ऊपर तक जो है वो बेसर शैली होती है। कृष्णा के बाद सारे दक्षिण में द्रविड़ शैली होती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। सभी मित्रों को धन्यवाद। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और सभी मित्रों को इसे देखने के लिए धन्यवाद।